Dear class 9th students, today I am going to give the overview of the chapter number 5, the fundamental unit of life. See, I am going to discuss the points which have not been covered by the videos which I have sent you earlier. Okay, कई सारे points हैं जो पिछले वीडियोस में नहीं कवर हुए हैं. So today I am going to talk about those points. So first of all, as in the question also it is given that why is the cell called the structural and functional unit of life? Why is the cell called the structural and functional unit of the life? So most of you have given the correct answer, since cell perform all the basic life processes. Okay, but no one has given me the example. How you can say that a cell is performing all the basic life processes? So you can take the example of amoeba, since it is a unicellular organism, but a single cell is performing the basic life process like your digestion, respiration, excretion. I hope you understand all these processes. Okay, and reproduction as well. See, a single cell is able to perform all the basic life function: digestion, respiration, excretion, reproduction. So this is the reason why it is called the structural and functional unit of a life. It means एक सिंपल सेल अपने आप में पूरा कंप्लीट है. यही सेल अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, जैसा कि आपने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ा कि सिंगल सेल कैन बी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर सेल्स, रेप्लिकेट इटसेल्फ, अपने ही जैसी और सेल्स को बनाएगी. ओके, सो दिस इज द रीजन, मीन्स रेप्लिकेशन. Number one, it can perform all basic life processes, and you can give the example of amoeba in this. And second point is that it can replicate itself. Okay, and all of you know in class 8th also I have discussed that if I ask you the example of unicellular organism, so all of you will say amoeba, paramecium. In your this class 9th book, one more example is given. So in class 9th book, there is one more example, Chlamydomonas. So this is basically the green algae. ये आपको दिखती होगी, आप अगर कुछ देर तक पानी जमा रहे कहीं तो वहाँ पे जो काई लग जाती है उसको क्लमाइडोमोनस कहते हैं, ग्रीन एल्गी. ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल की हैं ये. और डू यू नो दैट इन क्लास 8 ऑल्सो आई हैव कवर्ड दिस कि जो भी आपकी, अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सो इट हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. मतलब कोई भी मल्टी सेल सिंगल सेल से आई है. आप ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लीजिए, तो जो एग होता है दैट इज सिंगल सेल, और उसी से आप देखिए कि धीरे धीरे बाकी पूरा और भी सेल्स बनते हैं, सेल्स फर्दर डिवाइड होते हैं और टिश्यूज बनाते हैं. टिश्यूज एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनाते हैं और फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे कि पूरे ह्यूमन बीइंग का अगर आप लाइफ साइकिल देखिए तो आपको ग्रोथ का पता चलेगा कि कैसे कैसे उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप होते हैं. ठीक है, आपका एक एडल्ट एज आती है, ये सारी चीजें आपने 8th में पढ़ा होगा. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना है. जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो कोई भी आप ले लीजिए, हेन का एग है, किसी भी चीज का एग है, वो सारे एग्जांपल हैं आपके सिंगल सेल का. और इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, आप मुर्गे का अंडा लीजिए, मुर्गी का, और देखिए कि किस तरीके से उसमें बाहर मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद जो येलो पार्ट है वो उसका, जो इसको यॉक कहते हैं, वो उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर भी मेम्ब्रेन है. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which I have already discussed in class 8. So our old students know that what I want to ask, that if I take the example of elephant and a human baby, ठीक है, एक elephant ले लिया और एक छोटा बच्चा ले लिया है. So can you tell me that what are the sizes, difference in the size of cell in elephant and in human baby? मतलब किसी बच्चे के सेल का साइज क्या छोटा होगा एलिफेंट के सेल के साइज से? सो द आंसर इज, जस्ट थिंक अबाउट इट, द आंसर इज नो. जो सेल का साइज है वो सेम रहता है, बस ये क्या होता है कि सेल डिवाइड हो जाती हैं, और जैसे जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा होंगी. ओके, सो और बाकी चीजें आपको पता ही है कि जो भी सेल का डिवीजन होता है वो बेस्ड ऑन द लेबर, वो क्या काम कर रही है सेल. जैसे जो नर्व सेल है उसकी अपनी टिपिकल शेप है, जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल उनकी अपनी शेप है. सो इन योर एनसीईआरटी ऑल्सो इट इज डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स इज शोन. ओके, जस्ट सी blood cells, nerve cell, ovum, sperm, bone cell, fat cell, okay, muscle cell. So different cells have different shapes and size, but it doesn't mean कि अगर आपका organism का size बड़ा है तो उसकी cells का size भी बड़ा होगा. No, the number of cells will be more if the size of organism is big. Okay, so now I am going to discuss about different cell organelles. So the next one is cell wall, which is present only in plant cell. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो cell wall है वो केवल plant cell में है. The important thing about cell wall. और एक चीज आपको यहाँ पे ये learn करना पड़ेगा, keyword plasmolysis. So when a living plant cell loses water through the osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. The phenomena is known as plasmolysis. So इस तरह से जो ये term आए हैं, this can be asked in 1 mark question answers. Okay, so just learn what is plasmolysis. अभी आप आगे पढ़ेंगे. Abdul has asked the doubt also regarding membrane biogenesis. So these are the keywords. I will give you the important keywords of this chapter also. So उससे ये यहाँ चले आए. This one is important. What is plasmolysis? आगे बढ़ गए. And rest you can read from the book and the videos as well. So your next important your component of the cell is nucleus. So everybody knows that in eukaryotic cell nucleus has double layer. इसमें भी आपका bilayer आपका membrane है. Okay. और जो ये न्यूक्लियस है इट इज इम्पोर्टेंट वाई, क्योंकि इसमें आपका डीएनए और राइजोसोम्स दोनों इसी के अंदर बनते हैं. और न्यूक्लियस का भी पार्ट है न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियोलस जो है आप इसमें से पढ़ लीजिएगा फ्रॉम योर बुक. And what is the function of RER? DNA और RER is synthesis of protein. आपको पता है कि जो राइबोसोम्स हैं, DNA and this inside the ribosomes, it is helpful in protein not synthesis. there in the Okay, this, you just read the this. इसके बाद जो है वो आपको SER what is present in this nucleus. Okay, मिलेंगे. So the important thing about nucleus is that that is responsible for synthesis of fat or DNA is there. तो आप देखिए पहले RER है, उसके बाद covered by the so SER is more near to nucleus membrane, that is a double layer. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज्यादा पास है. Plasma membrane is also double layer and nuclear membrane is also double layer, and it is also semi-membrane. Cell membrane जो सबसे बाहर होती है double layer. Read this. उसके लिए now we come to the cytoplasm. और इसी प्रोसेस as all of you know that cytoplasm ये fluid है. Abdul asked this doubt that what is fluid के अंदर बहुत सारी क्या है cell organelles. Membrane biogenesis is nothing. So in cell organelles it is a process of building जो आपकी पहली cell organelle है using protein है endoplasmic
रेटिकुलम। आपको मैंने बताया ER। कि लिपिड और अब प्रोटीन आप से देखिए मिलकर कि ER में आपको सेल क्या क्या मेम्ब्रेन चीजें बनी करनी हुई है। तो देखिए जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके ये बारे देखिए में कि आपको जो पहले ये है उसका आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। बनाना है, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। ओके, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे Okay, this कि is your पर्टिकुलरली nucleus। वो ऑर्गेनल्स कैसी दिखती है, उसके बारे में उसका और शेप जो कैसा है, न्यूक्लियस के बाहर उसमें है कितनी लेयर्स हैं। ये न्यूक्लियस पे आप डबल लेयर देखेंगे है। कि हर ऑर्गेनल्स एक दिस इज जो पोरस, उसके बीच बीच आउटर में है इसमें पोर्स हैं वो मेम्ब्रेन से और यही कवर न्यूक्लियस तो आप से देखिए कि वो आपके इस बाई तरह की लेयर शेप है, के मतलब उसमें डबल लेयर है कि सिंगल लेयर की बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको पहले उसकी शेप पहले फिगर बनाना है, फिर उसकी शेप के बारे में बताना है। अगर उसका टाइप है जैसे ER के केस में तो SER और RER, और उसके बाद जब फंक्शन आप लिखेंगे तो फंक्शंस में आपको हेडिंग डाल डाल के फंक्शंस लिखने हैं। जैसे जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका पहला फंक्शन है सिंथेसिस। तो किन किन चीज़ों की सिंथेसिस करता है? सिंथेसिस ऑफ फैट दैट अकर्स इन SER एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच अकर इन RER बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, this is the first function of ER. Next function is biogenesis. So what you have to define that how ER is responsible for this membrane generation. Biogenesis, okay, for building up cell membrane. So you can define that process. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन चैनल। तो ट्रांसपोर्टेशन चैनल में आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से ER जो है वो जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करती है बिटवीन वेरियस रीजन इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी देखिए ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है, यहाँ से एक चैनल का फॉर्म कर लेता है, एक इसको पाथ दे देता है मटेरियल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो ER एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेशन चैनल। तो ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती है विद इन साइटोप्लाज्म, वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस से भी ये मटेरियल को बाहर भेजती है। ओके, द नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। सो व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क? इट इज नॉट गिवन इन योर NCERT बट यू शुड नो दिस। अगर आप लोग एग्जाम में इसे नहीं भी लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आई एम जस्ट कवरिंग दिस एक्स्ट्रा पॉइंट कि अगर आप साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क को पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। इट मीन्स इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज का जैसे क्या हुआ, एक आपकी एक्टिविटी का मैंने एग्जाम्पल लिया डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाइंग मीन्स जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वेस्ट है जैसे मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। इसका मतलब है जो भी आपका सिर्फ सेल में कुछ जब भी आपका प्रोसेस हो रहा है, ये जो सिंथेसिस ऑफ फैट और प्रोटीन जब ये बन रहे हैं, मेनली प्रोटीन के सिंथेसिस में, तो बहुत सारे वेस्ट भी निकलते हैं। ठीक है, तो वो जो एंजाइम्स निकलते हैं वो बेसिकली जो वेस्ट है उसको भी सिंथेसाइज, उसको बाहर निकाल देती है, डिटॉक्सिफाइंग कर देती है। सो दिस द फोर्थ वन इज it provide the surface for cytoplasmic for some biochemical activity. Okay, so it provide the cytoplasmic framework. So this is some important functions of your ER. So what I will do, I will give you the notes for this all the cell organelles, but before that this is your descriptive question that you have to define each and every cell organelles in the descriptive way, in detail। आपको डिटेल में सारी चीज़ें लिखनी है सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि आप फिगर देंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे और फिर फंक्शन को लिखेंगे उसकी हेडिंग डाल डाल के। अब ऐसे करके आपको थोड़ा काम इसमें मतलब इट विल टेक सम टाइम। यू हैव टू फाइंड आउट कि जो आपके लाइजोसोम है या आपका जो भी आपके बाकी सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो किस तरीके से आप उनका फिगर बनाएंगे, प्लास्टिड्स हैं कैसा फिगर बनाएंगे और कैसे उसके फंक्शन को डिफाइन करेंगे। आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आप उसमें लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जब भी आप उसका पहले जब स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखेंगे कि इसमें भी जो आउटर लेयर, आउटर जो कवरिंग है वो डबल लेयर होती है। केवल माइटोकॉन्ड्रिया और ये आपके प्लास्टिड है, इसमें जो लेयर होती है वो डबल होती है।
और इन्हीं में अपने ओन डीएनए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्ट्रक्चर में कवर कर लेने हैं। फिर उसके बाद जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या क्या है वो आपको डिस्क्राइब करना है विद द हेडिंग। So this is a more time taking work. You have to read it properly and then you have to write, and after your submission I will give you the proper notes for this cell organelles. So in today's lecture basically you have to cover the cell organelles in detail. Okay, एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये these are my notes, ये मैंने ऋषिका को बनवाए हैं इस तरीके के नोट्स। तो आपको इसी तरीके से थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे में, जैसे मैंने कई चीज़ें इन शॉर्ट लिख दी हैं, फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, सो यू हैव टू मेक द क्लियर पिक्चर और उसके बाद सारी चीज़ों को डिस्क्राइब लिखना करना है। ओके, थैंक यू।